स्वाति इज़ हियर। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू चैनल लेट्स लर्न हब। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैथ पेडागोजी की आई थिंक 4th क्लास है, ठीक है, जिसमें हम लोग RTE एक्ट 2009 की बात करने वाले हैं। इसमें बेसिकली अगर हाँ मैं बात करूँ तो मैंने इतना तो ज़रूर एनालाइज किया है अभी तक, जितना भी मैंने पेडागोजी तैयार किया है बुक से भी कहीं से भी मैंने जो तैयार किया उसमें इतना चीज़ रियलाइज़ की क्वेश्चन को हटाकर कुछ चीज़ें सम फैक्ट्स को अगर हटा दिया जाए तो सारा का सारा क्या है लेक्चर बेस्ड। अगर उसको वाकई में ध्यान से कुछ लेक्चर को 1 बार 2 बार 3 बार मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो उस हिसाब से अगर सुन लेते हैं, चीज़ें समझ लेते हैं तो रियल में मतलब पेडागोजी वाकई दिल में छू जाता है अपने आप में, ठीक है। तो दिल में छूने से मतलब नहीं है, हमको बात सीधी सी यही है कि हम लोगों को जो है मतलब कॉन्सेप्ट को समझना है अपने आप में। चीज़ें जैसे मैंने RTE एक्ट की बात की तो ये है क्या, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें क्या है ना, बेसिकली ये सारी चीज़ें इसको सबको समझना है। तो हम लोग RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। और ये जो कुछ थोड़ी सी निगेटिविटी वाली बातें होती है ना यार, देखो वो कॉमन होती, तो ऐसा तो चलता ही रहेगा, सब कुछ है अपने आप में, जैसा भी है, जैसी सोच है लोगों की, क्या होता है क्या नहीं वो अपने आप में। तो खैर जो मतलब बिल्कुल एक फैमिली है हम लोग उस पर ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और जो भी बात रहती है, जो भी क्वेरीज रहती है, मैं कहती हूँ ऐसा जो भी आपके मन में आता है आप मुझे बताते रहिए, तो हम लोग चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग RTE एक्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है। इससे और हाँ चलो ठीक है, फिलहाल तो समझ लेते हैं। जैसे इसकी बात करें, इसका नेम क्या मतलब कि राइट टू एजुकेशन एक्ट की 2009 की बात की गई थी, उसका मतलब क्या था, यानी कि इसका मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू ऑल, यानी कि बात करें 6 to 12 ईयर्स के जो इन नेबरहुड स्कूल्स, यानी कि बात करें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके पड़ोसी विद्यालय में, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन उनके जो पड़ोसी स्कूल्स हैं उनके बारे में उनके यहाँ देनी ही पड़ेगी, ये कंपलसरी है, ठीक है। ये राइट टू एजुकेशन 2009 में इसकी बात की गई थी। जैसे कि हाँ अगर मैं बात कर लूँ आप लोगों से तो अब की बार रियल में अगर सीटेट आप लोग को क्वालिफाई करना है ना तो बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है, क्योंकि सीटेट ने पहले ही कहा था। जैसे कि देखो अभी नए बहुत सारे ऐसे चेंजेस आने वाले, जैसे NCF नया NCF बनने वाला है। NCF 2005 में बना था, फिर नया NCF बनने वाला, जैसे सब पता है नया NCF बनेगा तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे, है ना। और क्या है कि मतलब बहुत सारी चेंजेस, और सीटेट तो हर हाल में अगले साल बहुत सारे परिवर्तन करने वाला है जो हमको देखने। और हाँ, सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो सबसे बहुत ज़्यादा गहरी बात मैं कहूँ तो जो NCF नया बनने वाला है इसमें भरपूर तरीके से जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ होने वाला है। एक प्रकार से मैं कहूँ तो सारा का सारा ही उसी में डिपेंड होने वाला है। तो ऑनलाइन पढ़ाई भी करते रहते हैं, मतलब इसमें देखो टाइम की भी बचत है, एक प्रकार से फ्री चीज़ें भी मुझे मिल जाती हैं, मतलब एक प्रकार से ढूंढना पड़ता है कि कौन हमारे लिए सही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम लोग इन फ्यूचर इसी से जुड़ने वाले, इससे तो हम बच नहीं सकते हैं टेक्नोलॉजी से, ठीक है, पूरा उसी पर बेस्ड होने वाला है। तो क्या करेंगे कि इससे तैयारी भी करते रहिए, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन पैटर्न में हम लोग देते हैं, तो फिर क्या ही फालतू परेशान होना, है ना। तो ये जान लेते हैं, यानी कि और हाँ इसी के बारे में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है उसके पड़ोसी स्कूल में कंपलसरी और फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। और 1 to 5th क्लास की बात करें कि यानी प्राइमरी के जो बच्चों को है उनके पड़ोस में यानी 1 किलोमीटर की रेंज में क्या है उनको शिक्षा दी जाएगी। और जो 6 to 8 की क्लास के बच्चे उनको 3 किलोमीटर की रेंज में शिक्षा देना है अपने आप में बात करें, यानी कि अपर प्राइमरी क्लास के बच्चों, ठीक है। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में बात की गई थी इसकी, और संसद ने इसे जो है 4 अगस्त 2009 को पास कर दिया था। और साइन बाय प्रेसिडेंट कर बात करें तो 26 अगस्त 2009 को साइन कर दिया था प्रेसिडेंट ने। और लागू कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया तक गया था। और RTE एक्ट 2009 जो है वो 86 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यानी संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। और RTE एक्ट जो 2009 के संविधान के भाग 3 यानी आर्टिकल 21A में ये देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। ये क्या है, टू द पॉइंट बात अगर बात करें तो ये मतलब कि फैक्ट है, ये पॉइंट से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में और भी बातें हम लोग करते हैं, वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है।
हाँ, तो बात कर लेते हैं आर्टिकल 21A में क्या था, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सारे आर्टिकल्स जितने भी इसमें RTE एक्ट में इन्वॉल्व हुए सारे हम लोग आर्टिकल्स को क्या है 1 बाय 1 समझ लेंगे। ठीक है हाँ, तो इसमें आर्टिकल 21A जो है उसमें क्या हुआ था, फंडामेंटल राइट्स आए थे, यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, उसकी बात की गई थी। ये मौलिक अधिकार में आपको फंडामेंटल राइट्स में आपको आर्टिकल 21A में देखने को मिलेगा, या फिर पार्ट 3 में। और बात करें 86 CA यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 2002 में जो देखने को इसका टाइटल क्या था, इसका टाइटल था फ्री एट। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 12 ईयर्स, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, या फिर 6 से 14 वर्ष यानी नॉर्मल, और 6 से 18 वर्ष क्या है वो स्पेशल था, यानी कि 1 to 8 क्लासों के लिए। ठीक है, वो स्पेशल है, आपको देना ही देना पड़ेगा। ये बात आर्टिकल 21A में इतनी बातें कही गई थी, उसमें उसी से रिलेटेड थी। हाँ, और आर्टिकल 45 में क्या कहा गया था, आर्टिकल 45 में इन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या बोला था, ये अपने आप में DPS या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात की गई थी। इसमें पार्ट 4 में ये आपको देखने को मिलेगा। और 1950 में ये एक क्वाइट्स आई थी अपने आप में, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, ECC के द्वारा ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के द्वारा भी ये देखने को मिलता है। और इसमें अगर बात करें तो 6 वर्ष से पहले के जो बच्चे हैं, यानी कि आंगनबाड़ी नर्सरी के बच्चे हैं, इस आर्टिकल्स में आते हैं, इस आर्टिकल्स में पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, और अगर उधर बात करें हम लोग तो आर्टिकल आई थिंक नेक्स्ट था हम लोगों का आर्टिकल 5A के। ठीक है, इसमें क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज थी, यानी मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, ये पार्ट 4A में देखने को मिलेगा। और 86 CA यानी कि संविधान संशोधन में आपको 2002 के उसमें देखने को मिलेगा, पेरेंट्स एंड ड्यूटी। इसका जो क्वाइट्स था, मतलब कि टाइटल जो था क्या था, पेरेंट्स एंड ड्यूटी, यानी कि और 42 CA कमिटमेंट में आपको ये देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट में 86 में CA में भी आपको देखने को मिलेगा। 1976 2002 में जो है ये 10th ड्यूटी में क्या किया गया था, ऐड कर दिया गया था कि ये मतलब एक प्रकार से ड्यूटी है किसकी, पेरेंट्स की। ठीक है, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना ही कराना, ये फ्री एंड कंपलसरी है अपने आप में। ठीक है, और इसको दिया किसने था, स्वर्ण सिंह कमेटी के उसे ये आर्टिकल्स के तहत जो मतलब कि टाइटल वगैरह निकाले गए थे वो इसमें थे। ठीक है, और प्रेजेंटेड बाय ड्यूटी अगर बात करें तो टू सेंड दियर ड्यूटी इन स्कूल, मतलब कि बच्चों का जो स्कूल भेजने की ड्यूटी किसकी है, वो पेरेंट्स की है। इतनी बात तो समझ में यार, इसमें देखो कुछ है नहीं, ये यहाँ से कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आते, बस इससे रिलेटेड अपने आप में है, तो इसलिए बात कर ली गई थी कि कौन सा कहाँ पर एक्ट अलाउ किया गया था, कौन से कमिटमेंट में आया था, कौन से फंडामेंटल राइट्स में आए थे, कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आए थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। ठीक है, और मेन पॉइंट अगर बात करें तो ये क्या है, EWS में क्या RTE एक्ट ने EWS के बारे में क्या कहा था। EWS समझते होंगे ना आप लोग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो मतलब कि इनकम में बहुत ज़्यादा वीक आते हैं, उनकी बात, उनको क्या 25% रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, जैसे वो चाहे प्राइवेट ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल रहेगा तो उसी में आपको रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं, आप इसके तहत अगर बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएँ या कॉलेजेस जाएँ, स्कूल जाएँ, उसमें आपको क्या 25% का रिजर्वेशन हर हाल में मिलेगा। जिसके तहत आपको एक चीज़ और मिलती है कि आपको कभी कोई डोनेशन नहीं देना है, आपके स्कूल में कोई कंपटीशन फीस हो रही है, कोई एक्टिविटी फीस हो रही है, वो आपसे नहीं ली जाएगी। आपको रिजर्वेशन मतलब 25% रिजर्वेशन दे दिया गया है, ये हर हाल में आपको देना ही। इसमें क्या किया गया था, ये एक चीज़ अलाउड की गई थी कि अगर मतलब कि प्राइवेट संस्थान द्वारा अगर पता चलता है कि आपसे इतना पैसा लिया गया, कोई एग्जाम में कोई स्कूल में कोई चीज़ कराई जा रही है, कॉलेज में कोई चीज़ कराई जा रही है, कोई इंस्टीट्यूट में कोई चीज़, उसका पैसा जमा किया जा रहा है आपके पास, आप इकोनॉमिकली वीकर हैं, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाएगा, उसका 10 गुना बढ़ा, उसका 10 जितना आपने दिया होगा उसका 10 गुना लगाकर गवर्नमेंट उस इंस्टीट्यूट से, उस कॉलेज से, उस स्कूल से क्या करेगी, पैसा वसूलेगी। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट बात क्या कही गई थी, किसी भी बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। RTE एक्ट ने जो मतलब नेक्स्ट पॉइंट बताया था, किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा जब तक बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन ग्रहण ना कर ले। एलिमेंट्री एजुकेशन की मैंने बात की थी पिछले वीडियो में कि 1 to 8 एजुकेशन जो होती है वो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, इसमें बच्चे को फेल नहीं करना, बच्चा फेल नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, नो एडमिशन, जो एडमिशन नंबर ऑफ एडमिशन्स होंगे उसमें टेस्ट नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, इस
अलाउड फॉर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, इज़ नॉट अलाउड फॉर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। मतलब बात करें तो ऐसा नहीं कि मतलब एक वो नहीं आया था अपने आप में कि पेरेंट्स का टेस्ट होगा, बच्चे का टेस्ट होता था, वहाँ बात की गई थी एडमिशन के समय ये टेस्ट है ये इंटरव्यू, तो ऐसा कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें हटाई गई थी। यानी कि हर बच्चे को शिक्षा देना है जब कंपलसरी है सारी चीज़ें, तो कैसा इंटरव्यू है कैसा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो एक रेशियो बनाया गया था टीचर एंड स्टूडेंट्स का। टीचर एंड स्टूडेंट का मतलब कि टीचर अगर 1 है तो आपके जो स्टूडेंट होंगे वो 30, मतलब 30 स्टूडेंट पर एक टीचर, ये प्राइमरी क्लास के लिए 30 स्टूडेंट पर एक टीचर। और अगर अपर प्राइमरी क्लासेस की बात करें तो 35 स्टूडेंट पर एक टीचर चाहिए, ठीक है। यानी कि 35 से ज़्यादा बच्चे एक टीचर हैंडल नहीं करेगा। अगर स्कूल में 200 बच्चे हैं तो 1:40 का रेशियो बनेगा, ठीक है। यानी कि 40 पर एक टीचर होगा वहाँ पर। और 100 से अगर ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पर स्कूल में, 100 से ज़्यादा बच्चे के लिए एक हेड मास्टर नहीं, यानी कि एक प्रिंसिपल नहीं, डबल प्रिंसिपल होनी चाहिए। 100 बच्चे एक प्रिंसिपल मैनेज करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर था वर्किंग डेज, जो प्राइमरी क्लास का है वो 200 दिन का रहेगा। प्राइमरी क्लास का जो वर्किंग डेज है, वर्किंग डेज का मतलब 365 जो दिन होते हैं उसमें सिर्फ 200 दिन स्कूल चलना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी बच्चे के लिए। और अपर प्राइमरी बच्चे के लिए 220 दिन का डे निर्धारित किया था RTE एक्ट ने, ठीक है। और क्लास और एज की बात करें तो 8 साल का बच्चा जो है 8 साल का जो बच्चा है, मतलब कि एज और क्लास की बात कर लेते हैं। 8 साल का बच्चा वो 3rd क्लास में, 5 से 8 साल का बच्चा जो है वो क्या करेगा 3rd क्लास में, 3rd क्लास तक निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। और 5 से 6 नहीं, 6 साल का बच्चा क्लास 1 में, 9 साल का बच्चा यानी कि 4th क्लास से डिवीज़न, यानी 9 to 5 क्लास के बीच में वो रहेगा। अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, हाँ यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। अब जो पॉइंट बताने वाले हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात करें तो इसमें एक टीचर जो है डेली, जैसे कि देखो यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग कि एक रेशियो बनाते हैं, 1.5 घंटे की स्कूल रहेगा, ठीक है। जैसे 7:30 पर स्कूल आया, टीचर आया है ना, 7 घंटे 30 मिनट का जो भी अपना रेशियो है, एक टीचर जो है स्कूल आया तो हाँ, एक टीचर स्कूल आया तो वो 7.5 घंटे से ज़्यादा स्कूल में नहीं रहेगा, 7.5 घंटे से ज़्यादा स्कूल में वर्क नहीं करेगा। ये RTE एक्ट ने कहा था, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि एक टीचर जो है RTE एक्ट के तहत एक टीचर स्कूल में कितनी देर डेली कितने रूटीन में वो रहता है, तो 7.5 घंटे। इसमें से क्या होता है, एक रेशियो उन्होंने बनाया था, अगर 6 घंटे टीचर टीचिंग करता है, 7.5 घंटे में 6 घंटे टीचिंग करता है, तो 1.5 घंटे उसको क्या करने के लिए मिलेंगे, एवल्यूशन के लिए मिलेंगे, यानी कि मूल्यांकन के लिए मिलेंगे। और सप्ताह में 7.5 घंटे को 6 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 45 घंटे एक वीक में, 45 घंटे एक वीक में जो है एक टीचर जो है एक वीक में 45 घंटे क्लास में व्यतीत करेगा, स्कूल में व्यतीत करेगा, ठीक है। उसमें से आप उसका 1.5 घंटा जो है मतलब कि प्लानिंग करने, क्या पढ़ाना है वो प्लानिंग करेगा, और थोड़ा सा रेस्ट भी लेगा, है ना, और आइडियाज़ लेके आएगा माइंड में कैसे पढ़ाना है हमको, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और नंबर ऑफ टीचिंग यानी फंक्शंस की बात करें ऑफ ए टीचर, नंबर ऑफ टीचिंग फंक्शन ऑफ द टीचर की बात करें तो शिक्षक के गैर शिक्षण कार्य कौन कौन से हैं उसमें, मतलब कि जैसे कोई टीचर है तो वो टीचिंग के अलावा और क्या क्या करवाया जा सकता है उसमें, तो जनगणना अगर मतलब कि जनगणना कराई जाती है तो उसमें टीचर की ड्यूटी लगती है, ठीक है। या फिर आपदा प्रबंधन में कोई ऐसा काम लग सकता है कि मतलब कि एक प्रकार से वाइजर मैनेजमेंट के रूप में, अगर कोई आपदा ऐसी आ जाती है जिसमें टीचर को ऐड कर ले सकते हैं, या फिर इलेक्शन ड्यूटी, यही 3 कार्य ऐसे हैं जिसमें शिक्षक के गैर शिक्षण कार्य हैं, मतलब टीचिंग के अलावा वो इतने काम करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो सभी स्कूल समावेशी होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा मैथ्स पेडागोजी का क्लास, नेक्स्ट जो वो होगा वो बिल्कुल इंक्लूसिव एजुकेशन पर होगा, समावेशी शिक्षक पर, तो इसको यही रोक लेंगे समावेशी शिक्षक, और वहाँ पर उसको बहुत अच्छे से हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करना था, मूल्यांकन करेगा। नेक्स्ट क्या है, मतलब कि CCE पद्धति के द्वारा किया जाएगा। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन की बात करें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो कोई भी टीचर अगर क्लासरूम में आता है तो बिना प्लानिंग के वो नहीं पढ़ाएगा, उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसको आइडिया होना चाहिए वो क्या पढ़ा, उसके पास टीचिंग एड्स होने चाहिए, इसके अलावा वो चीज़ें नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। वो क्लासरूम में एंटर नहीं कर सकता, तो उसको ये चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, तो क्या था, अगर नेक्स्ट बात करें तो
NCFP, ठीक है। इसकी बात कर लेते हो तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, ठीक है। इसमें क्या है कि कंप्लेन की जाएगी, NCER के तहत कंप्लेन करना रहता है, कंप्लेन की जाएगी, किसी भी चीज़ की कंप्लेन है तो वहाँ पर एक प्रकार से शिकायतें दर्ज होंगी, ठीक है। और नेक्स्ट RT एक्ट ने कहा था फंड की बात करें तो सेंटर की तरफ से 65% और स्टेट की तरफ से 35% जो है स्कूलों में क्या किए जाएंगे, फंड लिए जाएंगे। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, तो SMC क्या था, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या करेगी, पहले वो प्लान करेगी, प्लान फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट, ठीक है। कि मतलब सबसे पहला उसका काम क्या है, SMC का मतलब होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का मतलब है प्लान फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट। स्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए उसको प्लान हर साल प्लान करना पड़ेगा कि कैसे वो करने वाला। जैसे 16 मेंबर हैं तो उसमें से अब प्लान करने के लिए कितने लोग चाहिए, जैसे कि 16 मेंबर प्लानिंग के लिए चाहिए, हर साल में एक बार कमेटी बिठाई जाएगी कि हमको स्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए। उसमें से क्या है आपके 12 पेरेंट्स होंगे, 2 टीचर होंगे, एक प्रिंसिपल होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब कि एक इंसान और बिठाया जाएगा वहाँ पर। और हाँ, उसमें कहा गया है कि 75% अगर पेरेंट्स हैं तो उसमें क्या है कि जो मतलब कि 3/4 का हाफ करें कि 75% का आधा करें, तो उसमें से क्या होंगी, फीमेल आएंगी, यानी कि मदर्स आएंगी, ठीक है। उनसे भी कमेटी की इम्प्रूवमेंट की बात की जाएगी, है ना, ऐसा RT एक्ट ने कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग तो, और हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये था कि बैन कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या थी, बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। इसमें क्या है कि RT एक्ट ने ये सीधी सी बात कह दी थी। जितनी सारी चीज़ें देखो, मेन पॉइंट मैंने आपको लगातार बता ही दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बस टीचर जो है, टीचर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, पेरेंट्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, और बात करें तो बच्चों की, स्टूडेंट की क्या ड्यूटीज़ है, ये सारी चीज़ें RT एक्ट ने एक चीज़ निर्धारित की थी। ऐसे NCF आता है, ऐसे CCE आता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हम लोग को पढ़ना ही पड़ता है। RT एक्ट कई बार ऐसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है, ये कब साइन किया गया था, कब लागू किया गया था, कब बन के तैयार हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन राइज होते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा, और हमारे साथ ऐसे बने ही रहिए और कमेंट करते रहिए। सारी तरह की निगेटिविटी ख़त्म करके वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और क्योंकि इसमें कुछ जाता नहीं है और आपको नॉलेज मिल रहा है तो आप जुड़े रहिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच गाइस।